प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 6 दिन शेष रह गए हैं। इसी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते रोज सुंदरनगर और सोलन में हुई 2 चुनावी जनसभाओं के माध्यम से जहां भाजपा ने चुनावी हवा अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को लुभाने का प्रचार के दौरान अब तक का सबसे बड़ा दांव चला। भाजपा ने आज लगातार दूसरे दिन प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमाए रखा है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसी के साथ राज्य के सभी प्रमुख दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अंतिम कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। राजनीतिक दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर इन गतिविधियों को डीडी न्यूज़ अपने दर्शकों तक जनादेश 2022 के माध्यम से विस्तार पूर्वक पहुंचा रहा है। जनादेश के आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम बात करेंगे प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की चुनावी रैलियों को और देखेंगे किस नेता ने कहां चुनाव प्रचार किया और क्या कहा। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक रखी है। खासकर रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से राजनेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुनाव प्रचार को जहां चरम पर पहुंचा दिया, वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करके भी लोक लुभावने वायदे किए हैं ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में राजनीतिक दलों की इन रैलियों पर। ये जो 5-5 वाला दिमाग में भरा दिया बदमाश लोगों ने, गलत सोचने वाले लोगों ने, उन्होंने आपका इतना नुकसान किया है कि आप किसी का जवाब ही नहीं मांगते हो। वो तो हाथ ऊपर कहते हैं हम क्या करें भाई, आपने हमको मौका नहीं दिया, एक बार दिया, हम कुछ काम करें, उतने में तो आपने दूसरे को ला लिया। आप अगर सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं, आप अगर सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, आप उसको दोबारा मौका दीजिए ताकि उसको लगे कि हिमाचल की जनता अच्छे काम को आशीर्वाद देती है तो उसका काम करने का उत्साह डबल हो जाता है। 2017 में कांग्रेस की सरकार ना बनाकर भाजपा को सेवा का मौका देकर हिमाचल के लोगों ने इस देश भूमि की रक्षा करने का काम किया है। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आज 9 लाख नए घरों में नल से जल नहीं पहुंचता भाइयों। अगर हिमाचल के लोगों ने हमें सेवा का मौका नहीं दिया होता तो यहां की लाखों रसोइयों में उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं पहुंचता। और मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों, आपने मुझे दिल्ली में बिठाया है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। पिछले 5 साल से कर रहा हूं, आगे भी करना चाहता हूं। मुझे सेवा का मौका दोगे ना? पक्का दोगे? और मैं आपको वादा करता हूं, इस धरती के बेटे के नाते मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं कभी पीछे नहीं रहूंगा भाई। 5 साल के बाद तो हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा
कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को वर्षों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की भी है। साथियों, हिमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहां के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। बहुत तपस्या के बाद आज इस इलाके को ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। बहुत तपस्या के बाद। मैं तो बचपन से ही छात्र की राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने दिन देखे हैं, आप लोगों ने कितने सपने सजाए, ये पुल निकालो, वो पुल निकालो, ये सड़क निकालो, यहां ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये हो जाता। हम सपनों के महल बनाते रहे, पूछने वाला कोई नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जी बिल्कुल सही। आज वो सौभाग्य की घड़ी आई है कि आपको वो मिला जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस बात को कभी कल्पना नहीं की थी। आप बताइए, आपने जो पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में जितनी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए हैं, उतनी बार कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री यहां पर आया इस 75 सालों में? हमने सरकारी कर्मचारियों के बारे में सोचा। हिमाचल में, देश के दूसरे हिस्सों में एक आवाज उठी है सरकारी कर्मचारियों की कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। उसको सरकारों को तो सुनना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं हम कर रहे। हमने वायदा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू की जाए। बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं हो सकता, केंद्र की सरकार। तो क्या कहना चाहते हो कि वो नहीं करना चाहते? राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया। मेरे पास पूरी जानकारी है मेरे फोन में। 2 लोग 2004 के बाद रिटायर सेवा में आए और रिटायर हुए, जिन पे एनपीएस लागू होना था, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम अब दे दी गई। छत्तीसगढ़ में किया है, हिमाचल भी करेगा। मैं इसलिए कहता हूं करेगा क्योंकि यहां सरकार निश्चित रूप में बदलेगी। हमने महिलाओं को वायदा किया 1500 रुपए महीने का देने का। हमने रोजगार 1 लाख पैदा करने की बात की है। कई बार सवाल करते हैं कितनों को फायदा होगा। वो तो सरकारी प्रक्रिया होती है। सरकार के पास सारे नाम आंकड़े रहते हैं।
जब बजट बनता है तो हर उस वायदे और गारंटी के लिए, हर उस योजना के लिए पैसा रखा जाता है। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूं कि आखिरकार कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। ना नेता है, ना नीयत है, ना नीतियां हैं। मुख्यमंत्री के पद की बात करें तो ऐसा लगता है एक अनार 100 बीमार। 12 जिलों में 12 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बनते फिर रहे हैं। हर कोई अपनी सीट इसलिए निकालना चाहता, कहता है मैं ही अगला। लेकिन स्थिति कांग्रेस की देश भर में क्या है? ये 10 साल जब दिल्ली में भी रहे, 2004 से 14 तक, भ्रष्टाचार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, देश को लूटकर खोखला कर दिया। मेरे सैनिक भाई बुलेट प्रूफ जैकेट, लेटेस्ट हथियार मांगते थे, नहीं देते थे। कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद नहीं होती थी, हत्याएं होती थी। महंगाई 14% चरम सीमा पर थी। उस समय तो ना कोरोना था, ना रशिया का युद्ध था, फिर क्यों महंगाई 14% थी? आज तो तेल की कीमतें दुनिया भर में किस दाम पे? भारत को तो कच्चा तेल विदेश से लाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने केंद्र के टैक्स में भी कटौती की, जयराम जी ने प्रदेश के भी की, और आम जनता को राहत देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये चुनाव एक मौका है। आने वाली 12 तारीख को हिमाचल में वोट होंगे। हिमाचल के लोगों ने हमेशा कभी बीजेपी को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी को वोट दिया, फिर बीजेपी से नाराज हुए तो कांग्रेस को वोट दिया। ये पार्टियां इसलिए बदली क्योंकि किसी पार्टी ने काम नहीं किया। किसी पार्टी ने आपके लिए, इस बच्चों के लिए शानदार स्कूल नहीं बनवाए, किसी पार्टी ने शानदार अस्पताल नहीं बनवाए, किसी पार्टी ने बिजली सस्ती नहीं करी, इन्होंने महंगी करी। दिल्ली के लोगों ने एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दिया, भाई पीछे हुआ, तो आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए हैं। दिल्ली के अस्पताल आज शानदार हो गए हैं। सरकारी अस्पताल, हर आदमी का दिल्ली में फ्री इलाज मिलता है। आज दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं लोगों के यहाँ। लाखों नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। इस बार सरकार बनवाने वाली सरकार मत चुनिए, इस बार स्कूल बनवाने वाली, अस्पताल बनवाने वाली सरकार चुनिए।